हैं? बताओ। तो गाड़ी की उपलब्धि नहीं होने के कारण से, है ना, मतलब उपलब्ध नहीं होने के कारण से ये चीजें थोड़ा लेट हुआ है। और ड्राइवर साहब बीच से ही थोड़ा फरार हो गए हैं रास्ते से। तो इसी कारण से, नहीं मुझे छोड़ के नहीं, वो आना छोड़ करके। तो इसी कारण से थोड़ा, नहीं हर चीज का जिम्मेदार सर थोड़े होते हैं, ऐसा थोड़े होता है। सर तो टाइम पर ही होते हैं हमेशा। चलिए तो शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। कहां तक थे हम लोग? लिखवाना बाकी हुआ था ना थोड़ा। तो बिहार में ये जो भूगर्भिक संरचना आपका जो है, यही शायद मैं पढ़ा रहा था ना, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिहार का भूगर्भिक संरचना, पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ बिहार को हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो एक बार सभी लोग जो है यहां पर हेडिंग दीजिएगा, बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, इसमें लिखिएगा भौगोलिक क्षेत्र के बंटवारा के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के बंटवारा के अनुसार ये टॉपिक सबको समझ में आ गया था ना अच्छे से? ये इंपॉर्टेंट है चूंकि आपके लिए यहां से क्वेश्चंस जो है लगभग हर साल आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो मैंने भी पूरा कोशिश किया कि इसको जितना बेहतर तरीके से जो है आप लोग समझ पाए। ठीक है, शुरू करें। लिखिएगा, बिहार में भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पहले नंबर पर धारवाड़ चट्टान। ये चारों किसी में हमने लिखा है क्या? चारों लिखिएगा इसमें। पहला लिखिएगा इसमें धारवाड़ चट्टान। ठीक है, दूसरा लिखिएगा इसमें आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तीसरा लिखिएगा इसमें आप टर्शियरी। ठीक है, और फिर चौथा लिखिए क्वाटरनरी। ये चारों को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले सेम लिखिए। अकॉर्डिंग टू द geographical structure, there are 4 types of rocks in Bihar. फर्स्ट वन धारवाड़ रॉक, टर्शियरी रॉक, ये सॉरी धारवाड़ रॉक, विंध्यन, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। चारों के सीक्वेंस में लिखिएगा।
लिख लिया आप लोग? चलिए पहले नंबर पर लिखिएगा धारवाड़ चट्टाने। ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। लिखिएगा बिहार के दक्षिण, बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में, बिहार के दक्षिण बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार है। आगे लिखिएगा। ठीक है ना? लिखिएगा बिहार के गया, मुंगेर, नवादा, राजगीर, बांका आदि जिलों में, आदि जिलों में ये चट्टानें पाई जाती है। ऑनलाइन वाले परेशान क्यों हो रहे? क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है आज आपका, अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग चिंता मत करिए। कितना पेज लिखवाएं सर? ठीक है, ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट हुआ है तो आप लोग चिंता ना करें, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं इस बात को। ठीक है, लिख लिया आपने? कहां कहां हमने बताया? गया, मुंगेर, तो लोकेशन आप सबका जानते होंगे है ना? यहां गया आपको दिखता है, नवादा है यहां पर। आगे बढ़ेंगे तो बांका, जमुई, ऊपर में यहां पर आपका जो है मुंगेर भी दिखेगा, है ना? तो ये सभी जिलों में जो है वो मेनली धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इंग्लिश वाला थोड़ा नोट डाउन करेंगे यहां तक, है ना? पहले धारवाड़ रॉक, रॉक, धारवाड़ रॉक ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज, धारवाड़ रॉक ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज इज फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। धारवाड़ रॉक ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज इज फाउंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। लिख लिए? इन एरिया लाइक गया, इन एरिया लाइक गया, जमुई, नवादा, बांका, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। आगे लिखिएगा धारवाड़ चट्टानों में, धारवाड़ चट्टानों में स्लेट, क्वार्टरजाइट, फिलाइट, फिलाइट, स्लेट, क्वार्टरजाइट, फिलाइट, अबरक आदि पाई जाती है। आदि पाई जाती है। लिखिएगा ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। चलिए लिखिएगा
रॉक लाइक स्लेट, क्वार्टरजाइट, फिलाइट एंड माइका. रॉक्स लाइक स्लेट, क्वार्टरजाइट, फिलाइट एंड माइका फाउंड इन धारवाड़ रॉक. आगे लिखिएगा. दिस रॉक इज फ्री ऑफ फॉसिल, है ना, जीवाश्म जिसको बोलते हैं. दिस रॉक इज फ्री ऑफ फॉसिल्स बट इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी हाई. आर्थिक महत्व बहुत अधिक है. बट इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी हाई. आगे लिखिएगा. यह बिहार की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं. ठीक है. धारवाड़ रॉक इज ओल्डेस्ट रॉक इन बिहार. ठीक है. आगे लिखिएगा. ठीक है. राज्य में उपलब्ध ज्यादातर धातुएं इन्हीं चट्टानों में है. राज्य में उपलब्ध ज्यादातर धातुएं इन्हीं चट्टानों में है. जैसे सोना, तांबा, सोना, तांबा, लोहे के अयस्क, तथा एल्यूमिनियम आदि. लिखिएगा. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स अवेलेबल इन धारवाड़ रॉक. Almost all the metal available in the Dharwad rock like gold, copper, iron, manganese, etc. ठीक है. आगे लिखिएगा. गया में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियां, तपोवन की पहाड़ियां, रामशिला, प्रेतशिला, तथा मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियां तथा गिद्धेश्वर की पहाड़ियां
इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है, इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। इन गया तपोवन प्लेटू, तपोवन हिल्स लिखिएगा, है ना, तपोवन हिल्स, ब्रहायोनी हिल्स, रामशिला, प्रेतशिला एंड बराबर हिल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ धारवाड़ रॉक। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इन मुंगेर खड़गपुर हिल्स एंड गिद्धेश्वर हिल्स। ज्यादा स्पीड हो गया क्या? इन इन मुंगेर खड़गपुर हिल्स एंड गिद्धेश्वर हिल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ धारवाड़ रॉक। ठीक है, लिख लिए? चलिए, तो आपने ये मेटल के बारे में लिखा सभी, सोना चांदी क्या क्या मिल रहा है, जो सोना होगा, है ना, आयरन होगा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, ये सब। आगे लिखिएगा विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, विंध्यन रॉक। लिखिएगा, लिखिएगा, विंध्यन चट्टानों का निर्माण भी, विंध्यन चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ये क्लास आप लोग सभी लोग किए थे ना? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नए कोई होंगे तो उनको लग रहा होगा कि केवल सर लिखवा रहे हैं। ये क्लास ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं सबको, मुझे नहीं लगता है कि फिर से इसको समझाने की जरूरत है। विंध्यन चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। पाई जाती है। आगे लिखिएगा, जिसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में, सोन नदी के उत्तर में, जिसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में कैमूर की पहाड़ियों तक है, कैमूर की पहाड़ियों तक है, कैमूर की पहाड़ियों तक है। लिखिएगा, Vindhyan rocks were also formed in pre-Cambrian era. Vindhyan rocks were also formed in pre-Cambrian era. Vindhyan rocks were also formed in pre-Cambrian era. These rocks are found in the southwestern part of Bihar. The southwestern part of Bihar, which extends to
द नॉर्थ ऑफ सोन रिवर in areas like Kaimur and Rohtas etc. Son river in areas like Kaimur and Rohtas etc. ठीक है, आगे लिखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें भी आमतौर पर जीवाश्म मुक्त होती है। आमतौर पर जीवाश्म मुक्त होती है। ठीक है, द रॉक्स ऑफ द विंध्यन सीक्वेंस are generally fossil free. आगे, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा। सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा में विंध्यन क्रम की चट्टानें ही उपयोग किया गया है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों एक साथ हो गया है। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा में विंध्यन क्रम की चट्टानें उपयोग किया गया है। Vindhyan rocks have been used in the construction of Sher Shah Suri tomb. Construction of Sher Shah Suri tomb. इस मकबरा का निर्माण कौन करवाया है? शेरशाह। तो दो प्रश्न आता है, एक तो इसका निर्माण अगर कहेगा तो शेरशाह सूरी खुद ही, और काम पूरा करवाया था इसी का बेटा इस्लाम सूरी। किसने? सिर्फ इस उम्मीद में कराया था उसने, क्योंकि उसका सबसे पसंदीदा जगह था जो कौन सा, सासाराम था। तो उसको लगा कि हम मर जाएंगे कहीं और दफना देगा, तो वो दिक्कत की बात है, इसलिए मरने से पहले ही मकबरा बना दिया। मकबरा क्या होता है? जहां उनका समाधि होता है ना, जहां पर उनको दफनाया जाए। यह घटना सबसे जबरदस्त हुआ था बाबर के साथ में। बाबर का सबसे पसंदीदा जगह था काबुल। बाबर कहता था कि भारत में मेरा मन नहीं लगता है, मतलब इतने बड़े हिस्से को हमने जीत लिया है लेकिन मन नहीं लगता है। बाबरनामा में प्रॉपर इस बात को उसने लिखवाया है कि मेरे सबसे पसंदीदा जगह में से एक है जो कि कहां है? काबुल। तो जब हम मर जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो हमें काबुल में ही दफनाया जाए। लेकिन जब मर गए तो उनको आगरा में दफना दिया गया। कहां दफनाया गया? तो बाकी सब रिसर्च किए इस पर, जो है जानकारी इकट्ठा की, और सबको लगने लगा कि अगर उनका आत्मा ऊपर भी अगर होगा तो कम से कम इस बात को सोचता होगा कि मर गए तो कम से कम एक तो इच्छा पूरा कर देते। तो सब मिल करके जो है उनको आगरा से उखड़वा करके और फिर दोबारा, इसे कहते हैं मरे हुए मुर्दे को उखाड़ना। समझ में आया? ये तो कहावत एकदम सत्य हो गया। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है गड़े हुए मुर्दे को दोबारा उखाड़ना, मतलब बीती बात जिस पे पर्दा हो चुका है, पर्दा पड़ चुका है, उसको दोबारा जो है जागृत करना। ऐसी कहावत सुना आपने? और अभी काबुल में है, जाहिर सी बात है कि आगरा से काबुल गया। किसने वाला सीन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में आपसे, ऐसा थोड़ा नहीं कि कौन उखाड़ रहा है। चलिए लिखिएगा आगे आप लोग, है ना। विंध्यन चट्टानें इसमें लिखा आप लोगों ने, द रॉक्स ऑफ द विंध्यन, है ना, हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेरशाह सूरी टॉम्ब। यहां तक लिखा। इसमें लिखिएगा इसका नाम विंध्याचल के नाम पर रखा गया है। इसका नाम विंध्याचल के नाम पर रखा है।
ये परतदार चट्टाने होती है, ये परतदार, कई परत में है ना, कई लेयर में ये होता है, ये परतदार चट्टाने होते हैं। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, लिखिएगा इट्स नेम्ड अकॉर्डिंग टू विंध्याचल। These are layered rocks. These are layered rocks. आगे लिखिएगा कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही उदाहरण है। कैमूर की पहाड़ियां विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही उदाहरण है, जिसका विस्तार कैमूर के साथ साथ रोहतास में है, कैमूर के साथ साथ रोहतास में है। ठीक है, लिखिएगा कैमूर हिल इज द एग्जाम्पल ऑफ, कैमूर हिल इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ विंध्यन रॉक्स, ग्रुप ऑफ विंध्यन रॉक्स which is expanded in Kaimur and Rohtas district, which is expanded in Kaimur and Rohtas district। आगे लिखिएगा कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा लाइमस्टोन इज रिच अवेलेबल इन कैमूर हिल्स, which is mostly used in cement industry, which is mostly used in cement industry। अब इसमें आप 2-3 नाम भी लिखने हैं आपको, जैसे कि डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री, सामने डैश देकर लिखिएगा डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री, डैश देकर लिखिएगा रोहतास। फिर आगे लिखिएगा कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, फिर सामने डैश देकर लिखिएगा रोहतास। और तीसरा एक और ऐड करना है आपको, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट लिखिएगा इसमें औरंगाबाद।
हिंदी वाले लिखिएगा। लास्ट लाइन कहां तक लिखे थे आप लोग? हिंदी वाले लास्ट लाइन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले लाइन में लिखिएगा, चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। लिखिएगा, राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाना। राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाना पहले नंबर पर लिखिएगा, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना रोहतास। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना रोहतास। दूसरे नंबर पे कल्याणपुर सीमेंट कारखाना रोहतास। और तीसरा लिखना है श्री सीमेंट रोहतास औरंगाबाद। तुमसे हम करवा दें? हो जाता है कभी कभी। कह रहा है हो जाता है कभी कभी। पूछने लगेंगे पीछे सब में हो जाएगा तुम्हारा। लड़का बढ़िया है, बोलेंगे तो एकदम चुप रहेगा, इसे एकदम ऐसे कर लेगा बोलेंगे तो, लेकिन बीच में ये लाइन बोलने में तो एकदम आगे रहेगा। अपना एक ही मकसद है, चिन टपाक डम डम। यही चीज है, समझ में आया? ये नहीं सोचा है कि नौकरी लेना है। सर के इस बात पर तो बहुत मतलब ये चीज है कि कब गलती से सर का एक बार टंग स्लिप करे, कुछ तो ऐसा बोलेंगे। आगे लिखे, टर्शियरी चट्टाने। लिख लिया सभी ने? टर्शियरी टर्शियरी चट्टाने, टर्शियरी रॉक्स। इसमें लिखिएगा, इन चट्टानों का विस्तार इन चट्टानों का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम में है। इन चट्टानों का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम में है। लिखिएगा, इन चट्टानों का निर्माण तीसरे युग में हुआ है। तीसरे युग में हुआ है। इसलिए ये चट्टानें नवीन हैं। इसलिए ये चट्टानें नवीन हैं। ठीक है, ये चट्टानें नवीन है। आगे लिखिएगा, आप लोग लिखिए। ठीक है, टर्शियरी रॉक्स expanded in north western part of Bihar. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार।
ठीक है, आगे लिखिएगा, these rocks are these rocks are in the category of new rocks which is also part of Shivalik range, which is also the part of Shivalik range। आगे लिखिएगा आप लोग, टर्शियरी क्रम की चट्टानें या टर्शियरी चट्टानें शिवालिक श्रेणी के हिस्से ही माने जाते हैं। हिस्से ही माने जाते हैं। इन चट्टानों का विस्तार पश्चिम चंपारण, इन चट्टानों का विस्तार पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में है। These rocks are found in वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट्स। लिखिएगा एक और, इसका निर्माण थेसिस सागर के निक्षेप के कारण हुआ है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि हिमालय का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें उस जगह पर पहले थेसिस सागर था, है ना। इन चट्टानों का निर्माण थेसिस सागर के निक्षेप से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण थेसिस सागर के निक्षेप से हुआ है। These rocks are formed due to the Tethys Sea। कह रहा है हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम नाराज हो गए। अब यही कह रहा है ये कि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम नाराज हो गए। तो नाराज हो गए तो हो गए। बताइए, ट्रेन नहीं मांगा गया था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। आप लोग देखते हैं, कम से कम पार्लियामेंट की जो घटनाएं होती है वो तो देखिए जरूर आप लोग। फिर आपको कभी कॉमेडी शो देखने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी अपने आप को एंटरटेन करना हो तो हम इसके लिए यही करते हैं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो चीजें चल रही होती है खास करके उसको देख लेते हैं कई बार, और उसके बाद लगता है कि असली लड़ाई तो हम नहीं लड़ रहे हैं, असली लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। मतलब किसी तरीके से व्यक्तित्व में झलकता ही नहीं कि ये लोग जो है एमपी होंगे। आगे लिखो,
क्वाटरनरी चट्टाने, क्वाटरनरी चट्टाने। टर्शियरी में हमने लिखवाया ना कि कौन कौन से जिलों में लिखवाया, कौन कौन सा जिला बताया? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। लिख लिए? आगे लिखिए क्वाटरनरी चट्टाने। ठीक है, लिखिएगा क्वाटरनरी चट्टानों चट्टानों का विकास क्वाटरनरी चट्टानों का विकास हेलोसीन काल में हुआ है। हेलोसीन काल में हुआ है। ये सबसे नवीनतम श्रेणी में आता है आपका। जैसे चार जो हमने युग बताया था, तो जो क्वाटरनरी हमने युग बताया था, तीसरा चौथा जो आपका था, उसी में जो है एक आपका टाइम पीरियड है जिसको हेलोशीन कहा जाता है। तो सबसे नवीनतम चट्टानों का निर्माण है ना, इस क्वाटरनरी के विषय में अगर कहा जाए तो हेलोशीन युग में हुआ है। ठीक है, चार जो क्रम बताए थे, जो चौथा क्रम है उसी में ये है। क्वाटरनरी रॉक्स हैव फॉर्म्ड इन हेलोसीन इरा। ठीक है, आगे फिर से रिपीट करें। ओके, क्वाटरनरी रॉक्स फॉर्म्ड इन हेलोशीन इरा। लिख लिए? आगे लिखिएगा क्वाटरनरी चट्टाने गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। और आप लोग इसमें पता ही होगा कि बिहार में जो गंगा का मैदान पूरा है वो क्वाटरनरी चट्टानों से ही बना हुआ है। क्वाटरनरी चट्टाने गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। क्वाटरनरी रॉक्स आर फाउंड इन Quaternary rocks are found in the Ganga plain. ठीक है, आगे लिखिएगा बिहार का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग। ठीक है, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार का मैदानी भाग ब्रैकेट में लेना है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। क्वाटरनरी चट्टानों से ही बना हुआ है। बच्चा लिख रहा है सर एक सेंडिंग ऑर्डर में बता दीजिए रॉक्स को। अरे हम बताए तो यार, सबसे पुराना धारवाड़ है, उसके बाद विंध्यान है, तब टर्शियरी है और तब फिर आपको क्वाटरनरी है। सीक्वेंस में तो लिखवाए हैं। क्या लिखा आपने? बिहार का मैदानी भागों का निर्माण क्वाटरनरी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, लिखिएगा बिहार के पटना, पटना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, दरभंगा, बक्सर, दरभंगा आदि जिले, आदि जिले इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है।
तो बिहार का सबसे अधिक जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, वो उसमें कौन सा जो है आपका चट्टान का हिस्सा रहेगा? क्वाटरनरी। क्योंकि आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्वाटरनरी से, जितना भी मैदानी भाग है, साउथ के जिले छोड़ करके, ये आपको जो कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद है ना, इधर जमुई, बांका छोड़ करके, और ऊपर में अगर देखा जाए तो ये पश्चिम चंपारण के हिस्से कुछ छोड़ करके बाकी सब बिहार का मैदानी भाग है। तो सबसे अधिक जिलों में जो विस्तार है वो क्वाटरनरी चट्टानों का ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे कि 90% से अधिक जो है बिहार में अगर देखा जाए तो मैदानी भाग है ना। तो अगर हम इतना अधिक कह रहे हैं जिसमें कृषि अधिक होता है ना, जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी वाली बात बताया होगा कि 95% बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी है, तो वो जो पूरा जलोढ़ मिट्टी जो है वो सब क्वाटरनरी चट्टानों का ही हिस्सा है। बात समझ में आया कि नहीं? जहां पर कृषि बहुत अधिक होता है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर क्वाटरनरी चट्टानें अधिक है मतलब वो खेती वहां अधिक होगा। अगर हम विंध्यन की बात करें या धारवाड़ की बात करें, इन हिस्सों में खेती नहीं के बराबर होता है। जहां पर ये पठारी भाग है, जहां पर ये पहाड़ियों का हिस्सा है, वहां पर खेती नहीं के बराबर होता है। अब जैसे गया का हिस्सा है या फिर मुंगेर का, उसमें कुछ हिस्से हैं जो आपके जो है वो पहाड़ियों वाला है, धारवाड़ क्रम के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। और नहीं तो केवल और केवल अगर पहाड़ी रहेगा तो खेती कहां से हो पाएगा? फिर तो वो प्रॉपर हिल्स एरिया हो जाएगा। जैसे आपका दार्जिलिंग का हिस्सा है, सिक्किम का हिस्सा है, कभी आप उस जगह पर जाइएगा तो कहीं पर भी प्लेन नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको जो है फ्लैट, ऐसा जैसे होता है ना समतल जमीन, वो कहीं नहीं मिलता है। मतलब कभी आप वहां अवसर मिले तो जाइए, और नहीं तो आप गूगल के माध्यम से, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। कभी भी जो है फ्लैट जमीन नहीं। तो इसके कारण क्या है कि खेती नहीं होता है, और अगर होता है तो सीढ़ीनुमा खेती, और वो सीढ़ीनुमा खेती जो होता है वो बड़ा मुश्किल वाला होता है। मतलब इतना आसान नहीं है उसमें जाना, खेती करना, वो किसी प्रकार से थोड़ा बहुत होना। समझ में आया कि नहीं होगा? तो वो अगर देखा जाए तो हमारे लिए और नुकसानदायक रहता। प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके अगर देखिए, कोई कंपनी नहीं लग सकता है। बड़ा कंपनी कैसे लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, छोटे छोटे गाड़ियां चलता है केवल, क्योंकि जो पहाड़ होता है ना, उस पे इसी पहाड़ियों को जो है काट काट करके और यहां से रास्ता निकाला जाता है। समझ में आया? जो पहाड़ी वाला हिस्सा, हिल जो एरिया होता है, तो पहाड़ियों को काट करके चारों तरफ से, और वहीं से जो है वो है ना, वो जाने का रास्ता निकालते हैं। तो छोटे छोटे गाड़ियां ही केवल चलेगा, जैसे कि आपका है ना बोलेरो हो गया, टाटा सुमो हो गया। कहीं पर आपको ट्रक चलते या फिर बस चलते नहीं दिखेगा आपको। समझ में आया कि नहीं? जाओ तुम भी खरीद के चलाओ, इतना ज्यादा रुचि लग रहा है तुम लोग, इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो चलो लिखो आप लोग। हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैंने बताया ना कि कुछ हिस्से ही शामिल है इन चट्टानों का। केवल गेहूं नहीं, धान भी सबसे अधिक रोहतास में होता है। ठीक है, तो पहाड़ियों का जो विस्तार है पूरे जिले में नहीं है, जो सीमावर्ती हिस्से खास करके झारखंड के साथ में जो लगा हुआ है उधर ही ज्यादातर विस्तार है। वही झारखंड में जब आप जाएंगे जैसे कोडरमा वगैरह, तो उधर बहुत अधिक विस्तार है और उधर खेती बहुत कम होता है। समझ में आया? तो बिहार का मैदानी भाग भी इसी का एक हिस्सा है। आप लिखिएगा इन चट्टान का निर्माण, इन या लिखिएगा इन चट्टानों में, इन चट्टानों में बालू, पत्थर तथा कुछ जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। बालू, पत्थर तथा कुछ जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। लिख लिए? लिखिएगा इन चट्टानों में खनिज की कोई प्रधानता नहीं है, चूंकि ये चट्टानें नवीनतम हैं। इन चट्टानों में खनिज की प्रधानता नहीं है, क्योंकि ये चट्टानें नवीनतम है। ठीक है, आगे लिखिएगा।
इस हिस्से का निर्माण जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है, या लिखिएगा इन हिस्सों में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। इन हिस्सों में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है, जिसके कारण ये कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। अगला में लिखिए, गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी, गंगा के उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी, जबकि गंगा के दक्षिणी मैदान में, गंगा के दक्षिणी मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। की प्रधानता है। इंग्लिश वाले लोग कहां तक लिखे? हेलोसिन एरा यहां तक लिखे क्या? आगे लिखिएगा, क्वाटरनरी रॉक्स आर फाउंड इन द गंगा प्लेन्स। क्वाटरनरी rocks are found in the Ganga plain। लिखिएगा, द बिहार प्लेन इज पार्ट ऑफ, द बिहार प्लेन इज ए पार्ट ऑफ quaternary rocks which is mostly useful for agriculture। ठीक है, अगले लाइन में लिखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल is rich in north plain of Ganga। नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा। आगे लिखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल is mostly found in south plain of Ganga। साउथ प्लेन ऑफ गंगा लिख लिए सभी लोग? तो आई होप सो कि यहीं तक हमने बताया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आज हम लोग। बिहार की जलवायु को देखेंगे आज हम लोग। बिहार की जलवायु, टाइम तो कम है लेकिन फिर भी जितना हो सकता है पॉसिबल, है ना। बिहार की जलवायु
सबसे पहले इस टर्म को समझिएगा, हालांकि ज्योग्राफी में आपने इस बात को समझा भी होगा पहले कि लंबे समय तक कोई भी भौगोलिक क्षेत्र का, है ना, जो मॉनसूनी दशा होता है उसी को जलवायु कहते हैं, है ना। कम से कम एक वर्ष तक कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया हो, अगर उसकी बात करें तो अगर उसकी बात किया जाए तो लंबे अरसे तक वहां पर अगर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन अगर होता है, वहां पर मॉनसून को हम देखते हैं, तो वो जो एक कंप्लीट जो एक आपका जो इसका जो रिपोर्ट होता है वही समझिए क्लाइमेट है ना। जैसे हमने कहा कि एक वर्ष तक अगर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, किस प्रकार के मौसम का दशा है, इन सब को जो है हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, तो क्लाइमेट में। किसमें? तो बिहार का भी जो जलवायु है वो विविधता से भरा हुआ है। इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी सारे बदलाव। देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड में इस चीज को देखें, पूरे जो है अगर दुनिया में देखें, तो जो यूरोप का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है, जो खास करके नॉर्थ अमेरिका, इसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखेगा, है ना। या फिर अफ्रीका में भी जाएंगे तो वहां भी नहीं। जहां गर्मी पड़ रहा है तो लगातार गर्मी, ठंडा पड़ रहा है तो लगातार, जैसे यूरोप में क्या है, ठंडा ही रहेगा। यूरोप के हिस्से में अगर देखा जाए तो लगातार ठंडे ही रहते हैं, उसमें गर्मी आने का। और अगर वही अफ्रीका चले जाएं तो ज्यादातर अफ्रीका के हिस्से में केवल गर्मी पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां का क्लाइमेट में क्या कहेंगे, जैसे अफ्रीका के अगर कहेंगे तो बोलेंगे कि ड्राई क्लाइमेट है एकदम से, है ना। जैसे भारत में भी अगर थोड़ा साउथ के हिस्से में आप जाओगे, दक्षिण में, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, खास करके चेन्नई के हिस्से जो आप देखेंगे तो ठंडा कभी नहीं आता है। पता है ये बात आपको? चेन्नई में कभी भी ठंडा नहीं आता है, हमेशा गर्मी गर्मी जैसा ही। समझ में आया? तो कॉलेज के दिनों में हमने कभी भी स्वेटर नहीं पहना है, मतलब ये समझिए कि कभी भी ठंडा आता ही नहीं है। तो कभी अगर आपको ठंडा महसूस करना है तो आपको वापस जो है नॉर्थ में आना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर साउथ की बात करें तो ये जो है आपका, ये समझ सकते हैं, एकदम से नजदीक है इक्वेटर के। और दूसरी बात की, खास करके जब सूर्य उत्तरायण होता है ना, नॉर्थ में धीरे धीरे जाता है, तब यहां गर्मी तो एकदम कड़ाका का पड़ता है, लगेगा कि एकदम सर पे सूर्य है, एकदम सीधा नेटवर्क एकदम नजदीक में मिल रहा है। और इसी कारण से मेरा तबीयत बहुत खराब होता था, ठीक है, क्योंकि ठंडा आता नहीं था। और नॉर्थ के व्यक्ति अगर साउथ में जाए, उसको ठंडा ना मिले तो वो भी एडजस्ट नहीं होता है। तो कई बार अगर ट्रेन से गुजरते थे तो वहां ट्रेन पे बैठे तो एकदम गर्मी लग रहा है, और जैसे ही मध्य प्रदेश पार करके उत्तर प्रदेश आना शुरू हुआ, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जैसे ही आप इन किए तो धीरे धीरे ठंडा शुरू हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के साथ में और बढ़ा, और बिहार आते आते सारा कंबल बाहर निकल जाता था। समझ में आया? तो एक तो जो साउथ से ट्रेन आ रहा था तो उस समय केवल बेडशीट देता है, उसमें कंबल नहीं देता है, लेकिन जब बिहार पहुंचते पहुंचते सबको कंबल बांटना शुरू कर देता है। तो ये एक कारण है। तो यहां पर रीजन क्या है कि ये साउथ का चूंकि हिस्सा है, और यहां पर सूर्य जो है एकदम से लंबवत है, वर्टिकल एकदम सामने पड़ता है, तो यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसलिए अफ्रीका में आप देखते हैं ना कि लोग एकदम काले काले हैं, और ऐसे जनरली दिखेगा कि जितना सब चूना लगा हुआ है चेहरे पे। और आप लोग देखो, ये क्रिकेट प्लेयर को नहीं देखते हो क्या? तो अरे वो यही कहा है। समझ में आया? ट्राइब्स भी आपने देखा है जो साउथ ये अफ्रीका के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखेगा। रीजन क्या है कि गर्मी इतना थी कि लोग रहना नहीं चाहते वहां पर। और ऐसी स्थिति में, अच्छा वही यूरोप की अगर बात करें, यूरोप में एकदम गोरे गोरे लोग दिखेंगे आपको, हमेशा ठंडा में एकदम रहता है, कभी गर्मी धूप सो कोई। तुमको हम पहुंचा देंगे क्या, तो दोनों को पकड़ करके, ठीक है, दोनों को पकड़ करके पहुंचा देंगे दोबारा। और रूस तो एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है, ज्यादातर रूस तो एशिया में है जी, कैपिटल है वहां, इसीलिए हम कहते जरूर हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट तो वो आपका जो है ना, एशिया का ही हिस्सा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जलवायु के लिए कुछ बात आप समझ गए कि एक लंबे अरसे तक जो है, जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट है, वही अगर हम बात करें यूरोप का तो ठंडा बहुत अधिक है, तो वहां के जलवायु के विषय में कहेंगे एकदम ठंडा है। लेकिन भारत में सबसे अधिक विविधता है। बात समझ में आया? यहां के विषय में अगर कहा जाए तो यहां मॉनसूनी प्रवृत्ति का है, और इसमें क्या है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में ठंडा भी है, गर्मी भी है और बरसात भी है। बात समझ में आया?
और इसी प्रकार से बिहार में भी अगर क्लाइमेट को देखेंगे, जलवायु को देखेंगे, तो यहां भी हमें 3 प्रकार के ऋतुएं मिलते हैं, है ना, 3 सीजन मिलता है, गर्मी भी, बरसात भी और ठंडा भी, तीनों मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये विविधता जो है आपको भारत में ही सबसे अधिक है। और भारत में भी अगर कहा जाए तो जो नॉर्थ के हिस्से जिधर हम लोग रह रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यही ज्यादातर है। और नहीं तो अगर भारत में भी अगर आपने पूरे इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ा होगा तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है इधर भी ज्यादातर ठंडा मिलेगा आपको। अभी भी आप सिक्किम अगर चले जाओगे, अगर अभी भी दार्जिलिंग सिक्किम चले जाओगे तो यहां पर जो कोल्ड ड्रिंक रहता है वो फ्रिज में नहीं रखता है, वो बाहर ही रखे हुए उसी को दे दिया। बात समझ में आया? फ्रिज की जरूरत नहीं है, ये बाहर ही रखे हुए हैं। मतलब जब हम घूमने के लिए गए तो हमने देखा कि फ्रिज से निकाल के दे भाई, बोला कि ऐसे तो आप बर्दाश्त कर नहीं पाइए जितना ठंडा है, और फ्रिज का क्या पीना है बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ठंडा ऐसे ही है। अब अगर ये तो समझ में आ गया, अब अगर यही साउथ में जाओगे आप तो नॉर्मल पानी भी पिलाएगा ना अगर आपको, तो लगेगा कि उबाल करके दे रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? साउथ में जाओगे तो जो नॉर्मल पानी रहता है वो लगेगा कि तुमको उबाल करके दे रहा है। तो उसको तो मतलब चाहिए ही चाहिए कि फ्रिज का पानी होना चाहिए, नहीं तो एक साथ में पानी पिया पिया ही नहीं जा रहा। तो यहां ठंडा ज्यादा है और यहां, लेकिन सबसे मजे की बात है कि बिहार ऐसा जगह पर है जहां ठंडा भी मिल जाता है और गर्मी भी मिल जाता है, और साथ साथ में तो ठंडा और गर्मी वाला सीन ऐसा है कि ठंडा का समय है तो पानी गर्म करके पीजिए, और गर्मी का समय है तो पानी, ये दोनों ही स्थितियां देखने को मिलता है बिहार में। हम समझते हैं कि अब जलवायु को अब समझ पा रहे होंगे, है ना। तो एकदम से लंबे तो लगभग 1 वर्ष में जो स्थिति है उसी को, तो 2-3 बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी यहां पर। जब हम बात करें ग्लोब का, ठीक है, तो ग्लोब पर जो आप बिहार की स्थिति को अगर देखा जाए, हाँ ठीक है, वहां रखा हुआ, यहां भी देख लीजिए, वहां तो रखा हुआ। तुम लोग का माइंड एकदम अनस्टेबल रहता है, नहीं मतलब ऐसे कि कहीं से उड़ता हुआ कोई बात कहीं कोई बोल दे, एकदम उसी को सोचते रह जाना है बस। मतलब कुछ भी मन में चलने लग जाएगा, कभी भी चल सकता है। मन कर रहा है पढ़ने का, पढ़ेंगे सर, 10 मिनट बाद नहीं पढ़ेंगे सर, ऐसा ही होता है इस उम्र में ज्यादातर। पढ़ेंगे सर, नहीं पढ़ेंगे सर। तो ये 0 डिग्री और इक्वेटर की बात करें तो इसमें हमने बताया था कि 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ के तरफ चलेंगे हम तो ये कर्क रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा से ठीक ऊपर जो है बिहार की स्थिति है। तो आप लोग जानते हैं कि कर्क से मकर के बीच में ये 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका कौन सा रेखा आएगा? मकर। तो इसके बीच में गर्मी सबसे अधिक पड़ता है। बात समझ में आए कि नहीं? और जनरली आप इसको जानते होंगे कि ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब जहां चूंकि सन का लाइट एकदम वर्टिकल है, तो वर्टिकल होने की वजह से यहां गर्मी अधिक है ना। और इसके ठीक ऊपर के विषय में अगर कहा जाए तो इस हिस्से को कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन, पढ़ा होगा ना, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन जो है ये होता है आपका। तो अगर हम इस अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखेंगे तो बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? तो एक प्रश्न आपसे सबसे पहला यही पूछा जाएगा कि बिहार का जलवायु अक्षांशीय विस्तार के आधार पर कौन से जोन का है? कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है बिहार का जो है क्लाइमेट है। अगर जो है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर कहे, अगर ग्लोब पे जो है बिहार की स्थिति को देखे तो ये चीज जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्या पड़ेगा आपका। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा बात यहां पर समझिएगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोपेन। क्या नाम है? और ये कोपेन जो है बिहार के जलवायु का भी वर्गीकरण किया है, पूरे वर्ल्ड के जलवायु को ही उसने बांटा है। इसका नाम सुना आपने? तो कोपेन के अनुसार जो क्लाइमेट है बिहार का, इसको आपसे पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट केवल यही है तो यही है तो वैसे थॉर्नवेट वगैरह और भी लोग हैं
जिसके विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कोपेन। तो कोपेन एक व्यक्ति है और इसने जलवायु का वर्गीकरण पूरे दुनिया का ही किया है। समझ में आया? तो दुनिया का किया है। तो बिहार में अगर कहा जाए तो कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु जो है CWG माना जाता है। क्या बोलते हैं हम? CW। तो आपने ज्योग्राफी में इन हिस्सों को पढ़ा होगा कि कैसे जलवायु का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। आपको सीधा इसको रट करके याद कर लेना है सीधा, और कुछ नहीं करना है, नहीं तो इसको समझाएंगे तो 2 घंटा हमको लगेगा। कोपेन, अरे एक लाइन केवल आपको जानना है, ठीक है? पूरा दुनिया के जलवायु का वर्गीकरण अब हम बताएं और उस आधार पर फिर बिहार को बताएं। हाँ कह भी रहा है, उसको भी बता देते हैं कि कैसे एक डिग्री बना हुआ है, 23.5 से कैसे बिहार शुरू हो रहा है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है? अब एक तो अगर इसके अकॉर्डिंग केवल बिहार लिखा हुआ रहे तब तो आपका उत्तर जो है CWG हो जाएगा, लेकिन इसने बिहार को भी 2 भागों में बांट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर केवल बिहार रहे तो क्या उत्तर हो जाएगा? किसके अकॉर्डिंग? CW, लेकिन इसने बिहार को भी 2 भागों में बांट दिया। तो जो नॉर्थ का हिस्सा है इसको CWG और साउथ के जो जलवायु है क्लाइमेट इसको AW में बांट दिया। तो 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर यह प्रश्न मिल जाए कि अकॉर्डिंग टू द कोपेन अगर कहा जाए कि बिहार की क्लाइमेट कैसी है, बिहार की जलवायु कैसी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? CW। अगर यही कहे कि कोपेन के अकॉर्डिंग ही नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट कैसा है और अगर कहे साउथ बिहार का, तो क्या हो जाएगा? तीनों प्रश्न समझ में आ गया। केवल बिहार बोले तो, अगर नॉर्थ बिहार बोले तो, अगर साउथ बिहार बोले तो, तीनों समझ में आया? किसके अकॉर्डिंग? तो अगर आपसे पूछा भी गया तो इसकी सहमति ही पूछी जाएगी आपसे, केवल और केवल इसकी सहमति ही पूछी जाएगी। तो पहला तो समझ में आ गया, उपोष्ण कटिबंधीय है, कोपेन के अकॉर्डिंग CWG है। अब देखिए समझिएगा, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे हिमालय की स्थिति का होना, है ना, बंगाल की खाड़ी का होना, दक्षिण पश्चिम मानसून का होना, बिहार का अक्षांशीय विस्तार का होना, और ये सभी कारण मिल करके जो बिहार का एक जलवायु बनाता है वो जलवायु मानसूनी बनाता है। कैसा बनाता है? क्या बोलेंगे हम इसमें? तो इसमें क्या होता है? मानसूनी कहने का मतलब ही ये समझ लीजिए यहां पर कि बिहार में कभी भी केवल और केवल एक जैसा जो है वो मौसम नहीं रहने वाला है। कभी जो है बरसात है तो कभी गर्मी है तो कभी बरसात होने के भी कई कारक बनते हैं जो कि अक्षांशीय विस्तार के अलावे हैं। एक तो प्रकृति ने जो है बांट करके दिया है कि आपका जोन ये है ना, जैसे आप जानते हैं कि 23 डिग्री से 27 डिग्री, 24 से, ये 24 से 27 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अक्षांशीय विस्तार तो दिया हुआ ही है, साथ में कुछ और प्राकृतिक देन के वजह से इस विस्तार के होने के बावजूद भी हमारा जलवायु प्रभावित हो रहा है। जैसे हिमालय के कारण, किसके कारण? अगर यही जगह पर हिमालय नहीं रहता तो बिहार की जलवायु जो है इस जोन में होते हुए भी, ठीक है, इससे परिवर्तित रहता। वो कैसे होगा धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो अभी जो हमने बताया इससे 3 बातें। पहला जो है ये कि यहां की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसा है? कोपेन के अकॉर्डिंग CW, और कुछ कारक जिसमें हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी का होना, हिमालय का होना, इन सभी के कारण बिहार की जलवायु मानसूनी बनती है। कैसे बनती है? तो इसको थोड़ा हम समझाएंगे बहुत डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कारण है। अभी जो लाइन कह रहे हैं केवल वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार के विषय में कहा जाए तो ये अगर 24 डिग्री से 27 डिग्री है, 24 से लेकर के 27 डिग्री पर है इसका अगर अक्षांशीय विस्तार, तो जिस आधार पर इसका क्लाइमेट होना चाहिए था एक्चुअल में उससे थोड़ा चेंज है। क्या बोल रहे? उससे थोड़ा, और चेंज होने के पीछे का जो कारक बनता है हिमालय का होना, बंगाल की खाड़ी का होना, 2 प्रमुख कारक हैं। किसका? हिमालय का होना और साथ साथ में
अब वो कैसे बिहार के क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, ये सब बात तो हम करेंगे, लेकिन आज की क्लास में संभव हम करेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। अगला क्लास आप लोग करेंट अफेयर्स का कीजिए, और मेरा अगला क्लास जो है वह उस वाले सेंटर पर है, तो मुझे तो जाना ही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने वो चट्टान वाला इतना प्रॉपर लिख लिया है, इसको कल हम प्रॉपर 1-1.5 घंटे समझाएंगे, और उसके बाद इसको कल ही फिनिश कर लेंगे हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।